कंपनी, आपने ये सुना है गूगल, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, टाटा, अमेज़न, इन सभी के नाम आपने सुन रखे हैं ऑलरेडी, है ना? सभी ने सुना है। ये सब क्या है? ये सब कंपनीज़ हैं। गूगल कंपनी है, यूट्यूब कंपनी है, सैमसंग कंपनी, सब कंपनीज़ हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी कि आखिर अगर हमें कोई कंपनी फ्रेम करनी हो या ये सब जो ये कंपनियां हैं, ये हैं क्या चीज़, मतलब कंपनी मतलब क्या होता है, राइट? तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि ये जितनी कंपनीज हम जिन्हें सुनते हैं, जिन्हें अपनी रेगुलर लाइफ में देखते हैं, वो बेसिकली है क्या चीज़, कैसे फ्रेम होती हैं और इनका क्या मतलब निकलता है। सो कंपनी अगर जनरल लैंग्वेज में बात करें तो ये क्या होती है? एक लीगल एंटिटी होती है जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के थ्रू फॉर्म की जाती है। अलग अलग लोग मिलते हैं, इंडिविजुअल्स मिलते हैं, एक साथ होते हैं और उसको एक लीगल नेम देते हैं, उसको लीगल पहचान देते हैं, है ना? तो वो कंपनी हो गया। और ये क्या करेंगे इससे? ये लीगल, इन्होंने सबने मिलके एक ग्रुप बना के और ये जो एक फ्रेम किया, उसमें वो बेसिकली क्या करेंगे? जो भी बिजनेस, जिस भी एंटरप्राइज है, जिस भी चीज़ों से वो जुड़े हुए हैं, जिससे वो ऑपरेट करना चाहते हैं, उसमें वो इंगेज होंगे। लाइक 10 लोग मिलके अगर इन्हें डिसाइड किया कि हमें पर्टिकुलर बॉल बनानी है, तो अगर उन्होंने बॉल बनाने के लिए ये वर्क सोचा, ये टास्क सोचा और ये 10 लोग मिलकर इकट्ठा हुए, तो अब जब इसे ये लीगली एंटाइटल कर देंगे, बता देंगे, लीगली इन्फोर्स कर देंगे, लॉ के हिसाब से इसको बना देंगे कि हाँ भाई ये 10 लोगों का ग्रुप है जो कि बॉल बनाएगा, तो वो क्या कहलाएगी? वो कंपनी कहलाएगी, right? So company represents association formed to carry on some business for profit or to promote art, science, education, charitable purposes or some charitable purpose. तो ये क्या हो जाता है कि कंपनी बेसिकली क्या हो गई? एसोसिएशन है। किसकी? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की। एसोसिएशन तो बहुत सारे लोगों का ग्रुप, लोग जो मिल के क्या कर रहे हैं, कुछ बिजनेस है जिसको वो कैरी करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होगा इनका? प्रॉफिट कमाना, या अगर वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहते हैं जहाँ इनका मोटिव सोशल मोटिव है, तो कि लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें, या साइंस को कैसे बढ़ाएं आगे, आर्ट्स में कुछ डिफरेंट करें, तो मतलब किसी ना किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए या प्रॉफिट कमाने के मोटिव से जब लोग एक साथ होते हैं और उसको एक लीगल नेम देते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कहते हैं कंपनी। अब ये जितनी भी कंपनीज होंगी जिनको हम जब बार बार हम कह रहे हैं इनको लीगल देंगे, इनको लीगल फॉर्म देंगे, लीगल नेम देंगे, ये कैसे होगा? जैसे आप सिटीजन हैं इंडिया के, तो आप लीगल हो, आप सिटीजन हो, इन सब तरह से आपकी जो राइट्स हैं, आपकी जो बातें, ये सब कहाँ आपको मिलती हैं? कि कौन आपको ये पावर देता है? आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? वो लॉ हो गया जो आपको पावरफुल बना रहा है, आपको अपने पावर्स दे रहा है, आपको चीज़ें बता रहा है कि अच्छा आप सिटीजन हो तो आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, है ना? इसी तरीके से जब ये ग्रुप बनते हैं तो इनको कौन पावर देता है? इनको ये, हाँ ये लीगल है, ये काम करने के लिए आए हैं, ये कर सकते हैं, ये पावर उन्हें कौन दे रहा है? तो उसके लिए जो एक्ट बनाया गया, दैट इज कॉल्ड कंपनीज एक्ट 2013। अभी जो है 2013 है, राइट? कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि ये इनका पूरा लॉ बुक है, एक तरीके से समझिए। इन्हें क्या करना चाहिए, कौन कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या नॉर्म्स है, पनिशमेंट कब मिलेगी, सब कुछ, सारे रूल्स प्रोसीजर सब कुछ कहाँ लिखे गए? इसी एक्ट में मेंशन है। तो यहाँ इस एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में बताया गया कि कंपनी होती क्या है। तो क्या बोला गया? देखिए, कंपनी की डेफिनेशन कहाँ दे दी गई? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में, राइट? और वहाँ पे क्या बोला गया? अ कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। तो कंपनी मतलब होता है कि जो कंपनी फॉर्म हो रही हो या रजिस्टर हो रही हो इस एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा हो, या इससे रिलेटेड जो दूसरे पुराने लॉ थे उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपनी मानेंगे, राइट? अब जैसे पुराने लॉ क्या है? तो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो था वो कंपनीज एक्ट 1956 था। उससे पहले क्या था? इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, उसमें मतलब 1882, 1866, इस तरह से अलग अलग टाइम कंपनीज एक्ट रहे हैं। जो लेटेस्ट है वो कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013 है। तो अगर आप 13 के अंदर रजिस्टर हैं तो भी आप कंपनी है, या फिर आप 1956 के एक्ट के 1913 के अंदर उस टाइम की पुरानी कंपनी है, आप तब रजिस्टर हुए थे उस एक्ट के अंदर, तो भी हम आज आपको कंपनी ही कहेंगे। तो सेक्शन 220 से इतना ही कहता है आपसे कि जो भी किसी लॉ और एक्ट में कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म हुए हैं उनको हम कंपनी कहेंगे, राइट? अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपनीज एक्ट के बारे में चीज़ों को समझते हैं। तो जो कंपनी बिल है
वो आया था कंपनीज एक्ट 2013 वाला, जो कंपनीज बिल है वो 2011 में आया, लोकसभा में वो पास हो गया, ठीक है। और 18 दिसंबर 2012 में वो लोकसभा में पास हुआ, और राज्यसभा में कब पास हो गया, 8 अगस्त 2013 में, राइट। देखिए पहले आता है बिल, पार्लियामेंट में क्या होता है, जो दोनों हाउसेज है वहाँ पे बिल लेके आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा में पहले बिल लेके आया, लोकसभा में बिल को पास करेंगे, जब लोकसभा में बिल पास हो जाएगा तो वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जब पास हो जाता है तो इसका मतलब दोनों हाउसेज उस बिल के लिए रेडी हैं, उनके हिसाब से हाँ भाई ये बिल सही है, इसको बनाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जब दोनों हाउसेज से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, प्रेसिडेंट जैसे उस पर अपनी असेंट दे देता है, मतलब अपनी सिग्नेचर करके बोल देता है कि हाँ भाई हम भी रेडी हैं, तो वो क्या बन जाता है, वही बिल अब क्या बन गया, एक्ट बन गया। तो ये जो 2013 में 2013 कंपनीज एक्ट है, उसका बिल कब आया था, 2011 में आया था। कहाँ आया था, सबसे पहले लोकसभा में आएगा, पहले नीचे के लेवल में आएगा ना, लोअर हाउस में, तो 2011 में वो लोकसभा में आया, और 18 दिसंबर 2012 में वो पास हुआ, मतलब 1 साल बाद समझिए 2012 में वो पास हो गया। जैसे ही वहाँ पास हुआ वो कहाँ मूव हो जाएगा, अपर हाउस में, तो राज्यसभा पहुँच गया, और वहाँ पे 8 अगस्त 2013 को पास हो गया। फिर क्या हुआ, कंपनीज एक्ट 2013, अब जैसे पास होने के बाद क्या होनी थी, प्रेसिडेंट की एसेंट मिलनी थी, तो 29 अगस्त 2013 को, 8 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ, और 29 अगस्त 2013 को उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई, मतलब प्रेसिडेंट की सहमति मिल गई उस एक्ट के लिए, ठीक है। और 30 अगस्त, जैसे जिस दिन प्रेसिडेंट की सिग्नेचर हो जाती है, नेक्स्ट जैसे वो एक्ट बन गया, तो 29 अगस्त 2013 को उनकी सिग्नेचर हुई, और 30 अगस्त से वो क्या हो गया, इफेक्ट में आ गया, मतलब फोर्स में आ गया, क्योंकि प्रेसिडेंट की साइन होते ही वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। सो कंपनीज एक्ट 2011 में बिल आया था, 12 में उसका लोकसभा में पास हुआ, 13 में राज्यसभा में पास हुआ, और 29 अगस्त 2013 को वो फिर क्या हो गया, प्रेसिडेंट के साथ साइंड हुआ, और 30 अगस्त को वो फोर्स में आ गया, ठीक है। अब ये जो पूरा कंपनीज एक्ट बनाया गया, ये पूरा एक्ट वो कैसे बनाया गया, उसमें टोटल जो है 29 चैप्टर है, 7 शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, पूरे 7 शेड्यूल है, और 7 शेड्यूल को अगर टोटल करेंगे तो उस पूरे 7 शेड्यूल को मिलाएंगे तो 29 चैप्टर हैं, टोटल 29 चैप्टर उस 7 शेड्यूल को मिला के हैं। और पूरे चैप्टर्स में देखेंगे तो कितने सेक्शन है, 470 सेक्शंस हैं। क्लियर है। तो बेसिकली पूरा एक्ट 7 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है, और 7 शेड्यूल्स किस में डिवाइडेड है, टोटल 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और टोटल 29 चैप्टर्स के अंदर क्या क्या है, 470 सेक्शंस है। इस तरह से ये पूरा आपका कंपनीज एक्ट 2013 है। ये जो कंपनीज एक्ट 2013 था, उसने जो प्रीवियस कंपनीज एक्ट 1956 था उसको रिपील्स कर दिया, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया एक तरीके से, कि अब 1956 की जगह इफेक्ट में कौन आ गया, कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। अब इसी के हिसाब से नॉर्म्स सारे चलेंगे। तो ये उसकी थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन रहा कि जो जैसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पावर मिल रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज़, क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सिमिलरली हमने कहा कि अगर कंपनी क्या है, कंपनी वो है जो सेक्शन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर है। तो कंपनीज एक्ट क्या था, तो ये कंपनीज एक्ट था। इस तरह से इसका बिल लाया गया और ये किया गया, और इस हिसाब से वो पास हो गया। ठीक है। अब कंपनी को डिफाइन किसने किया, लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने कैसे डिफाइन किया, उनकी सबसे कंप्रेहेंसिव और सबसे अच्छी डेफिनेशन है कंपनी की। बेसिकली ये डेफिनेशन कंपनी को पूरे तरीके से डिफाइन कर देती है। ठीक है। इन्होंने क्या कहा आपसे, इन्होंने कहा कंपनी क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं, बहुत सारे लोग मिलके एक साथ होके कंपनी बनाने वाले हैं, मतलब एक साथ हो रहे हैं। हम कहते हैं ना हमें आपकी कंपनी अच्छी लगती है, हमें उनकी कंपनी अच्छी, मतलब किसी का साथ। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग मिलके इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम कंपनी कह रहे हैं। अब क्या होगा, वो क्या करेंगे, जब सब लोग इकट्ठा होंगे ना, तो वो क्या करेंगे, कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, तो वो मनी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। सब जैसे 15 लोग 20 लोग हम लोग इकट्ठा हो गए, तो अब 20 लोग मिलके हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। या तो पैसा देंगे, या पैसे की वर्थ का कोई और चीज़, जैसे बिल्डिंग दे दिया, ज़मीन दे दी, है ना, तो पैसे की वर्थ का कुछ देंगे। तो हम लोग ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, हम जो 20 लोग मिले एक साथ, हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया। क्या करेंगे, टू अ कॉमन स्टॉक। वो सब जो एक साथ हुए हैं, कुछ कुछ मनी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो एक कॉमन स्टॉक तैयार कर रहे हैं, एक पूल तैयार कर रहे हैं पैसों का। ठीक है। और वो सब क्या करने वाले हैं, एक किसी कॉमन पर्पस के लिए सब के सब एम्प्लॉयड होने वाले हैं। मतलब सब ने एक प्रोसेस या एक आप कह लो ऑब्जेक्टिव शेयर करने वाले हैं। सबका मोटिव एक होगा। जैसे हम 20 लोग मिलके एक पर्टिकुलर, जैसे बॉक्स है, हम बॉक्स बनाएंगे, हमने ये 20 लोगों ने मिलके सोचा, तो अब हमारा कॉमन पर्पस क्या हो गया, वो बॉक्स को बनाना। और अब हम 20 लोग मिलके उसी के लिए एम्प्लॉयड होंगे, हमारा पर्पस सेम होगा।
राइट। तो हम एक साथ मिले, कई लोगों का ग्रुप हुआ, हमने कंट्रीब्यूट किया, एक कॉमन स्टॉक रेडी किया और हमारा पर्पस एक है, एक पर्पस के लिए हम काम करने वाले हैं। जो कंट्रीब्यूट हमने किया, जो हमने डिनोट किया मनी, वो क्या कहलाएगी? वो कैपिटल कहलाएगी। किसकी कैपिटल होगी? क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो वो कैपिटल किसकी हो गई? कंपनी की हो गई। अब 20 लोग मिलके कंपनी बना, मतलब 20 लोग मिलके एक साथ हुए हैं, तो 20 लोगों का नाम बार बार लिया जाए, इससे बेटर क्या हो गया कि हम सब ने एक नाम दे दिया उसको। तो वो क्या कह दिया? मान लीजिए हमने सबने कह दिया कि XYZ कंपनी। अब हमें जब भी कोई बुलाना हो तो हमें बोलो XYZ कंपनी। हम जनरली बोलते हैं ये गैंग है, ये ऐसे फ्रेंड सर्कल में भी होता है कि ये निकनेम भी देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हुआ कि जितने लोग एसोसिएट हुए और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एसोसिएट हुए, सबने पैसे कंट्रीब्यूट किए, तो उन्होंने अपना एक नाम रख लिया है ना। तो अब ये क्या किए, ये जो कंपनी हुई, जिस नाम की वाली XYZ कंपनी जो हुई, तो उसने जितना भी कंट्रीब्यूट किया ना, वो एक लोग का तो हुआ नहीं, उस कंपनी का हुआ, क्योंकि 20 लोगों ने मिल के वो किया हुआ है। तो पैसा कहाँ चला गया? कंपनी के नाम पे चला गया, क्योंकि वो एक एक का है नहीं, ठीक है, और ना ही हम एक एक का नाम लेंगे, ठीक। सो द पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट इट और टू whom इट बिलोंग्स आर मेंबर्स। अब कंपनी हो गई XYZ कंपनी, और जो हम 20 लोग एक साथ हुए, तो हम क्या हो गए? इसी XYZ कंपनी के मेंबर्स बन गए। तो जैसे कहते हैं ना कि ये हमारी फ्रेंड सर्कल की एक गैंग हो गई, नाम XYZ गैंग, और हम क्या हो गए? उसके फ्रेंड्स। इस गैंग में कितने लोग हैं? इतने लोग हैं। ये हमारी फ्रेंड्स ग्रुप में कितने? ये लोग मेंबर हैं, राइट। सेम तरीके से कंपनी चलती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हम आगे बात करते हैं कि जो हमने कैपिटल इकट्ठा किया है ना, अब जैसे कल को हमने बिजनेस किया, काम किया, तो कुछ प्रॉफिट भी आएगा, पैसे भी आएंगे। तो अब हम लोग उसको डिवाइड कैसे करेंगे? क्योंकि हम सब ने किया है और पैसा तो हमने कंपनी के नाम पर दिखा दिया कि भाई ये तो XYZ की हो गई। तो हम कैसे, मेरा कितना होगा, आपका कितना होगा? हम 20 मेंबर्स अपना अपना चाहेंगे। तो क्या बोला गया कि हमने जितना जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है ना, वो मेरा शेयर कहलाएगा, है ना। हमने जितना जितना पैसा दिया, वो हम कहेंगे कि पूरे प्रॉफिट में मेरा उतना क्या शेयर है ना। अगर हम सबसे मिलके अगर 10 लोग थे और 1 लाख इकट्ठा किए, तो इसका मतलब 10-10 का सबका शेयर हो गया। तो ये चीज़ हो गई, शेयर कहलाती है। सो कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गई, जिन्होंने मनी को कंट्रीब्यूट किया, एक कॉमन स्टॉक क्रिएट किया और एक कॉमन पर्पस के लिए वो काम करने वाले हैं। जो स्टॉक उन्होंने क्रिएट किया, थोड़ा थोड़ा मनी डिनोट करके, उसी को बोलेंगे कैपिटल। अब वो जो पर्सन्स हैं उस कंपनी में, वो सब क्या कहलाएंगे? मेंबर कहलाएंगे। और जो कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उसके बेसिस पे उनका प्रोपोर्शन फिक्स हो जाएगा, उतने के लिए वो इंटाइटल्ड हो जाएंगे, और उसी को हम बोलेंगे शेयर्स। तो शेयर्स क्या होते हैं? हमेशा ट्रांसफरेबल होते हैं। जैसे आज मैं इस कंपनी में हूँ, अब मुझे मन नहीं कर रहा है, तो मैं अपना चाहूँ कि मेरा जितना भी प्रोपोर्शन था मैं किसी और को दे दूँ, ट्रांसफ़र कर दूँ, तो आज से मैं इस कंपनी से बाहर हो जाऊँगी और मैं जिसको ट्रांसफ़र करूँगी वो पर्सन इस कंपनी का मेंबर बन जाएगा। तो शेयर्स क्या होते हैं? ऑलवेज ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। तो राइट टू ट्रांसफर इज ऑफन मोर और लेस रेस्ट्रिक्टेड। कई मतलब पब्लिक में अलग केस होता है, प्राइवेट में अलग केस होता है। तो इस तरीके से हम शेयर्स को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट कंपनी। आई होप आपको कंपनी क्लियर हुआ होगा कि कंपनी है क्या चीज़, ठीक है। हम टाइप्स ऑफ कंपनी की बात नहीं करें, कंपनी क्या चीज़ है ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से लोग मिलेंगे, इकट्ठा होंगे, स्टॉक क्रिएट करेंगे, पर्पस सेम होगा उनका, फिर कैपिटल बनेगी, उसी के बेसिस पे वो शेयर्स एंटाइटल हो जाएंगे उनके, और जो शेयर्स हो वो कभी भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा? लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने कहा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपनी बन तो गई, इसके फीचर्स क्या है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जैसे कहते हैं ना, इस पर्टिकुलर मान लीजिए ये फ्रेंड सर्कल का गैंग है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो लोग बताएंगे हाँ ये बहुत पढ़ने में, ये गैंग बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, इनका पूरा ग्रुप पढ़ाई बहुत अच्छी करता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। ये सब क्या निकल के आए? ये इनके फीचर्स निकल के आ गए। इस ग्रुप में 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, ये फ्रेंड सर्कल इनका ऐसा है, इसके ज़्यादातर लोग ऐसे हैं। तो क्या हो गया? आपके उसी ग्रुप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आई है ना। इसी तरीके से जब कोई कंपनी, जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से जिसने कहा कि भाई तुम मेरे अंदर रजिस्टर हो जाओ, तो मैं तुम्हें कंपनी का नाम दे दूंगा कि तुम कंपनी हो, तुम्हें लीगल मिल गए। तो उन्होंने क्या कहा, ये क्या क्या फीचर्स तुम्हारे अंदर होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगी, तब आप एक वैलिड कंपनी कहलाओगे। तो क्या कहा? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हो गई कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, है ना, लोग इनकॉर्पोरेट हो, कई लोग मिलकर एक साथ कर रहे हों, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। तो आप जब सारे लोग हो मिलकर एक साथ हुए हो, और एक साथ होने के बाद आप इस एक्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराए हो, ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर आप रजिस्टर्ड हो। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट
ईदर एज अ प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी। तो जब हम अपने आप को रजिस्टर कराने जा रहे हैं ना, तो हमने या तो खुद को प्राइवेट बोला हो या तो हम पब्लिक बोले हों, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। लेकिन हम इस कंपनी के अंदर, इस एक्ट के अंदर खुद को रजिस्टर कराए हों, तो हम कहेंगे हम इनकॉर्पोरेट हो गए, हमारा एसोसिएशन क्या हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया। ठीक है, तो अब बोला क्या गया है इस एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बोला क्या गया है कि आप मेरे यहाँ रजिस्टर कराने के लिए कब आएंगे, हम आपको कब कहेंगे कि आप इनकॉर्पोरेट हो गए, कब कहेंगे, उसके लिए आपके पास कुछ मिनिमम नंबर होने चाहिए। जो लोग आप लोग आ रहे हो ना, कम से कम इतने लोग तो होने चाहिए। तो अगर अपने आप को आप पब्लिक के नाम से रजिस्टर कराना चाहते हो, पब्लिक कंपनी के नाम से, तो कम से कम 7 लोगों के साथ आइए आप खुद को रजिस्टर कराने। अगर आप प्राइवेट के नाम से खुद को रजिस्टर करवा रहे हो कि मैं एक प्राइवेट बनने वाला हूँ, तो कम से कम 2 लोग साथ में आइए, मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए ना, 2 लोग मिलके आके बनाएंगे। ठीक है, अगर आप ओपीसी 1% कंपनी के अंदर खुद को अपना नाम देना चाहते हो कि मैं 1% कंपनी हूँ, ओपीसी कंपनी, तो कम से कम 1 लोग तो आओ। तो ये क्या हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हो गए जो खुद को आके इनकॉर्पोरेट करेंगे और कंपनी फ्रेम होगी। However, an association of more than 10% in the case of banking business and 20 case in other business। तो अगर बैंकिंग का सिचुएशन है तो कम से कम 10 लोगों से ज़्यादा का आपका एसोसिएशन होना चाहिए, और इधर अदर केसेस में 20 का हो जाता है। ठीक है, इस तरह से एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो तो इसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। सबसे पहली ज़रूरत ये है कि आपका जो एसोसिएशन है वो इनकॉर्पोरेट हो, रजिस्टर हो। ठीक है, अगर कहा गया कि अगर आप एज अ कंपनी खुद को रजिस्टर नहीं किए इस एक्ट के अंदर कि भाई मुझे एक पहचान दे दो आप ना, मुझे रजिस्टर कर लो आप अपने इस लॉ के अंदर, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जो 20 लोगों का, 10 लोगों का जो भी आपका ग्रुप है ना, वो इल्लीगल हो जाएगा। आप जो भी काम करोगे वो इल्लीगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने आपको पहचान दी ही नहीं है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया, मतलब आप इनकॉर्पोरेट हो गए, आप बन के तैयार हो गए, अब आप एक कंपनी बन गए। जैसे हम कहते हैं ना बॉर्न होना, बेबी बॉर्न होना, वैसे ही अब कंपनी बॉर्न हो गई है। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी का बॉर्न होना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये कहता है कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी अपनी एक पहचान है, लीगल एंटिटी है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी है। देखिए, कंपनी को हमेशा समझिएगा कि जैसे एक नेचुरल पर्सन बॉर्न होता है, वैसे ही कंपनी भी बॉर्न होती है। कुछ लोग मिल के एक सेम पर्पज़, एक ऑब्जेक्टिव के साथ उसको स्टैब्लिश करने वाले, उसको बनाने वाले, उसको बॉर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये बन रहा है तो ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। नॉर्मल पर्सन तो क्या होता है, बाय बर्थ आता है। इसको बर्थ कैसे मिल रही है, इसको एक कंपनी के, इसको एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू बर्थ मिल रही है, जिसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। तो ये क्या हो गया, अब ये बन के तैयार हो गया, एक रजिस्ट्रेशन हो गया, तो ये भी एक पर्सन हो गया बाद से। कंपनी एक कंपनी हो गई, उसके अंदर कितने मेंबर थे, कौन कौन लोग मिलके बनाए, वो एक अलग हो गए। और आपने एक को रजिस्टर करवा दिया ना कि आज से मुझे XYZ कंपनी बुलाओ, आज से मुझे XYZ बुलाओ, तो अब तुम्हारा नाम XYZ पड़ गया। अब इस XYZ के अंदर 20 लोग हैं, वो एक अलग बात हो गया, आप मेंबर हो गया। अब आज से किसका बर्थ हो गया, XYZ का बर्थ हो गया। तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। तो इनके अपनी एक लीगल एंटिटी होती है। जैसे ही कंपनी फॉर्म होती है, रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट के अंदर, वैसे ही उसको एक लीगल पहचान मिल जाती है कि हाँ XYZ भी कुछ है। और पहले क्या था, वो 20 लोग अलग अलग नाम से जाने जाते थे, अब उन्होंने मिलकर खुद का नाम बना लिया, तो अब आज से उस नाम की भी एक पहचान हो गई। तो दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। और ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना, वो जो मेंबर्स थे, जो लोग मिलके बनाए थे, वो इंडिविजुअल्स हैं, उनसे बिल्कुल अलग होती है। ये अलग है और वो अलग है, इसीलिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो कंपनी का ओनर हो गया, वही है कंपनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कंपनी एक अलग पर्सन बन गई, अब वो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, उसका एक अपना बर्थ हो गया, उसकी अपनी चीज़ें हो गई हैं। अब आपने उसको आपने लीगल पर्सन बना दिया उसको, राइट। तो ये उसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। इसी वजह से जो भी प्रॉपर्टी आपने कंपनी के नाम पे कर दी कि ये कंपनी की है, ये कंपनी को हो गई, तो अब वो शेयर होल्डर्स की नहीं हुई, मतलब वो बाकी मेंबर्स की नहीं हुई, वो किसकी प्रॉपर्टी हुई, वो उस कंपनी की प्रॉपर्टी हो गई, राइट। तो दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। उनके ओनर से और कंपनी के ओनर से अपना अलग रिलेशन होता है। ओनर्स अलग हो गए, कंपनी अलग हो गई, मेंबर्स अलग हो गए, शेयर होल्डर्स अलग हो गए, कंपनी जो नाम रजिस्टर हुआ वो एक अलग पर्सन बन गई अब। ठीक है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी कहने का मतलब ये हो गया कि जो लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी, मतलब देनदारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी होंगी, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी हों,
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी होंगी? तो इसका मतलब ऐसे समझिएगा कि दो चीज़ होती है, एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी, एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है कि यू हैव टू पे एज मच यू हैव एग्रीड टू पे, जितना आप रेडी हो पे करने के लिए, जितने के लिए एलिजिबल हो उतना पे करो। अनलिमिटेड का मतलब होता है जब जितने का डेप्ट है उतना पे करो, जितना उधार लिया जब तक वो पूरा पे ऑफ ना हो जाए आप पे करो। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरा काम खत्म, मेरा तो इतने तक ही था, ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गई। सो यहाँ पे अब आप समझिएगा, जब मेंबर्स जो लोग हो गए उनकी लायबिलिटी क्या होगी, उनकी लिमिटेड या अनलिमिटेड? उनकी लायबिलिटी तो हमेशा क्या होगी? लिमिटेड होगी, क्योंकि वो क्या कहेंगे हमने इतना कंट्रीब्यूट किया है तो हम रिस्क भी और लायबिलिटी भी इतने तक की ही लेंगे। लेकिन जो आपकी कंपनी है, जो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी लायबिलिटी तो हमेशा अनलिमिटेड रहेगी। क्यों अनलिमिटेड रहेगी? क्योंकि वही तो जिम्मेदार है। कंपनी में कुछ भी ज़्यादा कम जैसे भी हुआ तो जो मेंबर्स हैं वो तो अपना जितना दिए उतने तक के लिए जिम्मेदार होंगे, लेकिन कंपनी जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन हो चुकी है अब वो सबके लिए जिम्मेदार होगी, तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्लियर है? तो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है जबकि कंपनी की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये लायबिलिटीज़ भी गारंटी के थ्रू डिसाइड होती है, शेयर्स के थ्रू डिसाइड होती है, तो ये लायबिलिटीज़ की अलग अलग कंडीशंस भी होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम फीचर देखते हैं सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी का क्या मतलब हो जाता है? अच्छा, इसी वक्त मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे अभी हमने कहा ना सेपरेट लीगल एंटिटी, तो सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए बहुत सारे केसेस हैं। क्या है? बहुत सारा केस है, जिसमें सबसे फेमस केस है सैलोमन वर्सेस सैलोमन का केस फेमस है। वो ये इस केस के थ्रू ये डिसाइड हो पाया था कि हाँ भाई ओनर्स की, मेंबर्स की और कंपनी की अलग आइडेंटिटी है, कंपनी और ओनर दोनों सेम नहीं हुए। ये बात जो निकल के आई थी वो किस केस से निकल के आई थी? सैलोमन वर्सेस सैलोमन के केस से निकल के आई थी। इसके अलावा इसका एक बहुत और इम्पॉर्टेंट केस है ली वर्सेस ली का केस। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड का केस होता है। तो आप केस मेंशन करेंगे, कुछ मत मेंशन करिए, नाम ही मेंशन कर देंगे कि किस हेड में जाएगा, तो उससे वेटेज मिल जाती है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी के केस में सैलोमन वर्सेस सैलोमन का केस फेमस है। इसके अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस होता है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी का। तो एक ली की खुद ही की एयर फार्मिंग कंपनी थी और ली उसमें का मतलब समझिए कि 3000 शेयर्स थे उस कंपनी के, ली एयर फार्मिंग के। तो 2999 शेयर्स किसके थे? ली के खुद के थे। तो ली ने खुद के इतने ज़्यादा शेयर्स होल्ड करके रखे थे और उसके बाद उसने क्या मतलब समझिए सारा पैसा उसने ही लगा रखा था। इस तरह से समझिए शेयर का क्या मतलब, वो सारा पैसा उसने ही लगा रखा था। तो 3000 में 2999 रुपये किसके थे? वो उसके थे, ली के थे। राइट, मैं यहाँ पे रुपए की टर्म में समझाऊंगी जिससे आप इस केस को समझ सकें। और उसके बाद क्या हो जाता है आपका, उसने इतने शेयर होल्ड करने के बाद खुद को ही क्या कर लिया, डायरेक्टर गवर्न कर लिया और अपने आप उसी कंपनी एयर फार्मिंग कंपनी का चीफ पायलट भी खुद बन गया, जिसकी बेसिस पे वो सैलरी भी उठाता था। बाद में एल के एक एयर क्रैश में डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ जो होती है वो कंपनसेशन मांगती है कंपनी से। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर वो कंपनसेशन, एम्प्लॉय कंपनसेशन मांग रही होती, क्योंकि उसके हस्बैंड एज अ चीफ पायलट वहाँ पे थे, एम्प्लॉय थे, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए था, तो वो मांग रही थी। लेकिन जो उस कंपनी में और डायरेक्टर्स और बाकी लोग थे वो इसके अपोज में आ गए कि भाई आप एम्प्लॉयर भी हो, आप एम्प्लॉय भी, ऐसे तो नहीं होता है। तो उस केस में क्या आया कि इनको कंपनसेशन मिला, जब कोर्ट बैठी और तो उस केस में क्या रिजल्ट निकला कि इनको कंपनसेशन मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि एम्प्लॉय अलग है ना, और वो आप कंपनी अलग है। तो ली एयर फार्मिंग लिमिटेड एक कंपनी थी और कंपनी के अंदर ली जॉब कर रहे थे। जब जॉब कर रहे थे वो एम्प्लॉय थे, भले ही सबसे ज़्यादा शेयर उनके क्यों ना हो, वो थे तो एम्प्लॉय। ली एयर फार्मिंग तो अलग ही हो गई ना, तो ओनर से उसका अलग रिलेशन है, ओनर अलग कंपनी अलग। तो आप कितना शेयर होल्ड करके रखे उससे मैटर नहीं करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ली एयर फार्मिंग और सैलोमन वर्सेस सैलोमन का केस है, तो ध्यान रखिएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज व्हाट सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी क्या कहता है आपसे कि जो कंपनी है ना उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी में कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये मेरी है। तो कैपेबल ऑफ ओनिंग द एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। तो जो कंपनीज होती है ना उनके पास ये पावर होती है कि वो अपने नाम पे प्रॉपर्टीज़ हों, कि भाई जैसे मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग खरीदी गई और बिल्डिंग कंपनी के नाम से खरीदी गई, तो वो किसकी हो गई? कंपनी की बिल्डिंग हो गई। चाहे वो मेंबर्स और ओनर्स कितने भी हों, वो उनकी बिल्डिंग नहीं हुई, वो कंपनी की बिल्डिंग हो गई। तो यहाँ पे कंपनीज जैसे जो कुछ भी एक आर्टिफिशियल पर जो एक पर्सन के पास होता है ना, वो सारी पावर अब इनके पास आ गई, कंपनी के पास। तो जैसे पर्सन प्रॉपर्टी खरीदता है अपने नाम की होती है, वैसे अब ये कंपनी की भी अपनी प्रॉपर्टी होगी, है ना। तो उनके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, सेल की जा सकती है, तो वो पूरा प्रॉपर्टी का राइट इंजॉय करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा
कि इसमें ही एक केस है मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो देखिए वहाँ पे भी यही चीज़ हो जाती है कि मान लो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स ये सोचते हैं कि भाई ये बिल्डिंग फर्नीचर ये सब किसके हैं, कार वार सब किसका है, हमारे तो हमें लोग बनाए हैं, हम ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन नहीं, वो किसके नाम से आया है, वो कंपनी के नाम से, वो किसकी है, कंपनी की प्रॉपर्टी है। तो मैक्यूरा एश्योरेंस में भी यही हुआ था कि वो जो शेयर होल्डर्स थे वो क्या करते हैं कि वो कंपनी की प्रॉपर्टीज़ का इंश्योरेंस करा लेते हैं, और फिर जब उसका वो मतलब कि टिम्बर था, जब उसको लॉस होता है फायर से, तो वो उसका क्या करते हैं, उसका क्लेम करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करने से मना कर देती है। क्यों? क्योंकि आप तो शेयर होल्डर्स हो, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, प्रॉपर्टी थी तो कंपनी की, तो फायर हुआ तो कंपनी का हुआ, क्लेम कंपनी को मिलेगा, आपको क्यों मिलेगा? तो शेयर होल्डर को कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो यही ध्यान है कि सेपरेट प्रॉपर्टी है, वो उनकी कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, ओनर चाहे और शेयर होल्डर चाहे, मेंबर्स चाहे ये चाहे कि हाँ भाई उस प्रॉपर्टी का हम इंश्योरेंस करा लें अपने नाम से, तो उनके पास ये पावर नहीं है, वो कंपनी के नाम से इंश्योरेंस होगा, उनके नाम से इंश्योरेंस नहीं हो सकता। तो सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का केस बहुत फेमस है इसमें। So the property of the company, it will not be considered as a joint property of the member, considering the companies, although the capital assets of the company are contributed by members। भले ही मेंबर ने मिलकर कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, उसी कैपिटल से खरीद के आई वो प्रॉपर्टी, पर स्टिल वो प्रॉपर्टी किसकी हो गई? कंपनी की हो गई, मेंबर की नहीं हो गई। कोई जॉइंट प्रॉपर्टी जैसी सिनेरियो नहीं रहेगा। अब परपेचुअल सक्सेशन की बात क्या करते हैं, तो परपेचुअल सक्सेशन कैसे समझिए, जैसे पर्सन है, कब उसकी डेथ होगी आपको नहीं पता ना, आप यही मानते हो कि एक बार पर्सन ने बर्थ ली तो वो बहुत समय तक जिंदा रहेगा, है ना। वैसी ही कंपनी भी है। तो नेचुरल पर्सन का तो आप ये मानते हो कि डेथ हो जाती है, उनकी डेथ होगी, आज नहीं कल परसों डेथ हो जाती है। लेकिन कंपनी के केस में ना, कंपनी की डेथ ऐसे नहीं होती कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की डेथ हो गई तो कंपनी की डेथ हो गई। तो कंपनी कैसे हो गई? कंपनी कभी भी मरती नहीं है जब तक कि जानबूझ के उसको मारा ना जाए, मतलब वाइंड अप, उसको वाइंड अप टर्म कहते हैं, तब तक कंपनी की डेथ नहीं होती। कंपनी का एग्जिस्टेंस शेयर होल्डर्स से अफेक्ट नहीं होता, मतलब वहाँ के मेंबर्स जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनकी वजह से कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं जाने वाला। मतलब कहने का, अगर हम 20 लोग मिलके कंपनी फ्रेम किए थे और 20 में से 20 लोगों की डेथ हो जाए तो मतलब अब कंपनी भी ख़त्म हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी आज भी जिंदा है, मेंबर्स से और कंपनी का बिल्कुल अलग है, उसका अपना परपेचुअल सक्सेशन है, वो हमेशा लॉन्ग लाइफ है, वो चलती रहेगी, राइट। ये सिनेरियो होता है। बल्कि जो 20 लोग की डेथ हो गई और जो उसके मेंबर्स थे उनके जो हायरर है ना, अब वो बन जाएंगे उसके मेंबर, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन कंपनी नहीं मरती है, ठीक है, उसका परपेचुअल सक्सेशन है, वो चलती रहेगी आगे। तो वेयर ऑल द मेंबर ऑफ कंपनी वे किल्ड और डेड, इन सच केस द लीगल हायरर ऑफ डिसीज शेयर होल्डर्स विल बिकम अ मेंबर। तो ये चीज़ें होती हैं आपका। अब हम बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की, राइट। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है कि जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो सेक्शन 56 में बताया गया है कि जो कंपनी के शेयर्स हैं ना वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं और उसे आप आराम से सेल या परचेज़ कर सकते हैं। कहाँ से? शेयर मार्केट से। तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, ये अलग बात है कि प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ रेस्ट्रिक्शंस एंड कुछ प्रोहिबिशंस हैं, ठीक है, कि आप शेयर्स ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ आप शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आप अपने शेयर्स को ईजिली परचेज और सेल कर सकते हैं। तो ट्रांसफरेबल है इसमें, है ना, ट्रांसफरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। और एक फीचर क्या हो गया? कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब समझिए सिंपल लैंग्वेज में सिग्नेचर। आप एक पर्सन है तो आपकी पहचान आपके सिग्नेचर से होती है। अब जब आप एक अच्छे पोजीशन पे चले जाते हैं, डेजिग्नेशन आपकी होती है, तो आपकी सिग्नेचर ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी तरीके से कंपनी के लिए उसकी पहचान क्या हो गई? अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, रियल में तो है नहीं कि उसकी साइन हो जाए। तो कंपनी के नाम से ना एक सील बनवाई जाती है, स्टैंप बनवाया जाता है जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, मेंशन होता है ना, कोडिंग वगैरह होती है। तो जब भी कहीं सिग्नेचर की बात होती है ना तो वही सील लगा दी जाती है। तो उससे क्या होता है? ये कंपनी की सिग्नेचर हो गई, उसी को बोलते हैं कॉमन सील। तो देखिए पहले क्या था कि कंपनी का कॉमन सील अडॉप्ट करना मैंडेटरी था, लेकिन जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, वहाँ पे ये जो मैंडेटरी अडॉप्शन का था कि कॉमन सील होनी ही चाहिए, वो उसको ख़त्म कर दिया गया। उसकी जगह पे क्या बात किया? उस पर ये बोला गया कि आप चाहो तो करो, चाहो तो ना करो, कोई मैंडेटरी नहीं है कि मतलब नहीं करे तो पनिशमेंट मिलेगी, कॉमन सील ही नहीं है इस कंपनी की तो पनिशमेंट लगेगी। ऐसा सिनेरियो अब नहीं रहा, राइट। कब से? जो अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि जहाँ पे कॉमन सील लगनी चाहिए, अगर आपने कॉमन सील नहीं ली है, क्योंकि मे और मे नॉट का सिचुएशन आ गया, ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हैं, तो अगर आपने कॉमन सील नहीं बनवाई है, कॉमन सील आपकी कंपनी की नहीं है, उस केस में क्या बोला गया कि जो डायरेक्टर, एक डायरेक्टर और उसके कंपनी सेक्रेटरी, उनकी सिग्नेचर हो जाए या 2 डायरेक्टर्स हैं उनकी सिग्नेचर हो जाए, तो भी ये माना जाएगा कि भाई ये कंपनी की सील है, मतलब उनकी सिग्नेचर एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉमन सील। सेपरेट मैनेजमेंट, ऑब्वियस सी बात है सेपरेट मैनेजमेंट होगा, क्योंकि ओनर और मैनेजर अलग हैं, कंपनी अलग है, तो जब कंपनी अलग है तो वो अपने आप को चलाने के लिए किसी को ना किसी को हायर करेगी। जो ओनर है वो कंपनी को चलाने के लिए किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव को देखेंगे। तो मेंबर्स क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो कंपनी को पूरा चलाते हैं। डायरेक्टर्स का काम होता है पूरा ऑपरेशंस, पूरी कंपनी को चलाना। तो जब कई डायरेक्टर्स बनते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कहते हैं, उसी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो मेंबर्स खुद तो नहीं आएंगे चलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर पैसे लगा रखे होते हैं, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी एब्सेंस में उस कंपनी को चलाने के लिए क्या अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर। तो ये सेपरेट मैनेजमेंट हो गया। अब कंपनी और कंपनी का मैनेजमेंट, मतलब उनके डायरेक्टर्स हो गए और मेंबर अलग हो गए, राइट। तो इस हिसाब से होता है, इसीलिए जनरल मीटिंग मेंबर की होती है, बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर्स की होती है। तो इस तरह से कंपनी का उनका मैनेजमेंट अलग हो जाता है। तो जितने भी कॉर्पोरेट फंक्शंस होते हैं, की मैनेजरियल पर्सनल होते हैं, वो सब एम्प्लॉयड होते हैं कहाँ पे, ये इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, ठीक है। वो पूरा फाइनेंसिंग, पूरी वर्किंग करते हैं। फिर नेक्स्ट इनका फीचर क्या होता है कंपनी का, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, मतलब स्यूट का ऐसा समझिए केस करना, है ना। तो जब तुम हो ही नहीं एग्जिस्टेंस में तो केस कहाँ से होगा। इसका मतलब अगर कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसके पास कॉमन सील है, उसकी लाइफ लॉन्ग है ना, हर चीज़ है सेपरेट, उसके पास लाइबिलिटी है, एंटिटी है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी प्रॉपर्टी खुद की है ना, खुद की लाइबिलिटी है। तो जब सब कुछ आपके पास है, तो अगर आप कोई गलती करेंगे तो आप पे केस भी हो सकता है, और कोई आपके रिगार्डिंग गलती करेगा तो आप भी केस कर सकते हैं। तो कंपनी को दोनों पावर मिली हुई है। तो एज अ कंपनी ऑन इनकॉर्पोरेशन become a separate and independent legal personality and artificial person। तो जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उसकी अपनी एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो जाती है, एक लीगल पर्सनालिटी हो जाती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप आर्टिफिशियल पर्सन बन जाओगे तो आप अपने नाम से किसी को स्यू भी कर सकते हो, सूट भी हो सकते हो, ठीक है। ऐसा कब होगा, तो जब जैसे 2 ही चीज़ें, जब कंपनी किसी के साथ गलत करेगी या कंपनी के साथ कोई गलत करेगा, राइट। कंपनी मतलब धोखेधड़ी कर रही हो, गलत तरीके से वर्किंग कर रही हो, इलीगल बिजनेस करे, तो उसके अगेंस्ट केस हो सकते हैं। या किसी भी एम्प्लॉय के साथ मिसबिहेव करेगी कंपनी, है ना। लोग, आपने सुना होगा कई कंपनीज के ऊपर केसेस हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, कंपनी के ऊपर केस हो जाना। और कंपनी से किसी ने चीज़ें की, कोई कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी करी, कोई कहीं कुछ गलती की, तो कंपनी भी स्यूड कर सकती है। तो कंपनी में स्यू फॉर इंजरी डन टू इट्स बिजनेस रेपुटेशन बाय डिफेमेशन, मतलब धोखेधड़ी वगैरह से उसके रेपुटेशन को हार्म करते हुए अगर कुछ भी किया गया तो कंपनी भी स्यू कर सकती है, राइट। तो ये चीज़ें हो गई आपकी कंपनी के फीचर्स के रिगार्डिंग। एक और इंपॉर्टेंट फीचर है लिमिटेशन ऑफ एक्शन। लिमिटेशन ऑफ एक्शन मतलब कंपनी आप हो ना, तो आप क्या काम करोगे। जैसे बीइंग एन पर्सन आपको बचपन में ही बता दिया जाता है ना, जैसे ही बर्थ होती है आपकी अपब्रिंगिंग के साथ ही आपको सिखाया जाता है कि देखो ये मॉरल ड्यूटीज़ हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं, आप यहाँ जा सकते हो, आप यहाँ नहीं जा सकते हो। तो आपकी एक रूल बुक जो है ना, आपको बाय बर्थ ही समझाई जाने लगती है, राइट। आपकी अपब्रिंगिंग के साथ वो साथ साथ चलती रहती है ना। आप उसी के अकॉर्डिंग काम भी करते हो, आपको पता है कि आपके घर में क्या अलाउड है, तो आप वही काम करोगे, वही चीज़ें रहेंगे। सिमिलरली जब कंपनी का बर्थ हुआ, मतलब जब वो इनकॉर्पोरेट हुई ना, तो उसकी भी एक रूल बुक बन गई। उसी रूल बुक को हम कहते हैं ना एमओए और एओए, कि अब ये जो मैंने कंपनी बनाई है ना, वो क्या करेगी, उसके लिए क्या क्या करना एलिजिबल है, क्या क्या करना एलिजिबल नहीं है, राइट। वो पूरी रूल बुक है उनकी, एमओए और एओए। एमओए और एओए क्या क्या होते हैं, वो चार्टर डॉक्यूमेंट्स हैं एंड ऑल, जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लीगल टर्म्स और लीगलिटी के बारे में अभी आगे बात में करेंगे उसके, पर एक जनरल लैंग्वेज में आप समझिएगा तो कंपनी का सारा चीज़ वहाँ पे मेंशन होगा एमओए और एओए में। तो बट ऑब्वियसली बात, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कहाँ मेंशन होगा, एमओए में। तो एमओए क्या होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी रेगुलेट्स द पावर एंड फिक्स द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी एंड प्रोवाइड द बेसिस अपॉन विच द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी रेस्ट। मतलब क्या हो गया कि अब मैंने जैसे आपको बताया पूरी रूल बुक कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सिमिलरली जो कंपनी है, अब कंपनी का कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो अब क्या ऑब्जेक्ट है आपका, किस लिए हम सब मिलके इस कंपनी को बनाए हैं, वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होगा। वहाँ बताया गया होगा कि ये जो हम आपको रजिस्टर करा रहे हैं ना, इसको, इस पर्सन को, तो इनके लिए कितनी कैपिटल हम दे रहे हैं, कितना पैसा इनके नाम पे है
है ना, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कहाँ लिखी होंगी, एमओयू में लिखेंगे। एमओयू में 7 क्लॉजेज होते हैं, वो सब बातें वहाँ पे मेंशन होती हैं। कैपिटल क्लॉज, नेम क्लॉज, इनका नाम क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होगा, है ना, कौन कौन लोग साइन करेंगे, सारी चीज़ें, डायरेक्टर्स कौन है, एड्रेस क्या होगा, इनका सब कुछ वहाँ पे मेंशन होगा। तो सारी बातें मेंशन होगी, ठीक है। अब जब चीज़ें जो जो पावर आपको एमओयू में लिख दी गई, और इसी तरीके से आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बता देता है कि कंपनी कैसे रेगुलेट करेगी, काम क्या क्या करेगी, कैसे कैसे प्रोसीजर रहेगा, पहले कौन कहेगा, कौन क्या करेगा, किसी पॉलिसी को कैसे फ्रेम करना है, सारे रूल बुक में एओए में लिखा रहता है। तो क्या कहा गया कि एक बार जो पावर आपके एमओए वगैरह में मेंशन कर दी गई है, अब कंपनी सोच के भी उसके बाहर काम नहीं कर सकती। और ये आप अच्छे से जानते हो, बाय बर्थ आपको जो रूल बता दिए कि आपको यही करना है, इसके अलावा आप नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ मैंडेटरी है तो आप, अब जैसे हम सब सोसाइटी में हैं, हम सबको पता है कि किसी को भी ये पावर नहीं दी गई है कि कोई किसी को मार सकता है, किसी की डेथ कर सकता है, मर्डर कर सकता है। ये हमारी एमओए की पावर है, हमारी पावर है। अब अगर किसी ने इस पावर के बियॉन्ड काम किया तो ऑब्वियस सी बात है वो पनिशेबल है ना। तो इसी तरीके से एमओए रूल बुक है, आपको जो लिखा है उसके अंदर ही काम करना है, उसके बियॉन्ड जाके काम नहीं करना। पर अगर कभी आपने एमओए के बियॉन्ड काम किया तो बट ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, ये भी चीज़ें अलग हैं कि टाइम टू टाइम एमओए को हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अल्टर्ड करते हैं ना, उसको चेंज करते रहते हैं, अल्ट्रेशन कर सकते हैं। एमओए में अल्ट्रेशन पॉसिबल है ना, हम कुछ और ऐड ऑन करवा दे, अच्छा अब ये पनिशमेंट, अब मेरे लिए ये परमिशन मिल जाए, अब हमें ये करने की पावर मिल जाए। तो इस तरह से ना, जैसे हमको नॉर्मल लाइफ में होता है ऐसे ही कंपनी के लिए भी है। तो एमओए में सब मिलके अल्टरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग बातें हैं कि कब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, कब जनरल रेजोल्यूशन पास होगा, वो एक अलग मैटर है। एक और फीचर्स है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप क्या होता है, तो जैसे नॉर्मल पर्सन की डेथ हो जाती है ना, वैसे जब अगर हम बात करते हैं कंपनी की, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो वो एक नेचुरल पर्सन की तरह तो उसकी डेथ होगी नहीं, तो वो कैसे, उसकी डेथ के लिए क्या तरीका है, डेथ होने का मतलब एंड होना है ना। तो कंपनी का एंड कैसे होगा, कंपनी के एंड के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं वाइंडिंग अप। मतलब कंपनी अब बंद हो गई, जब पर्सन की डेथ होती है तो ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो इसी तरह अगर कंपनी को हम बोल रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म करना है, इसका मतलब उसको बंद कर देना है, इसका मतलब वाइंड अप कर देना है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं, उस कंपनी को एंड करने के प्रोसेस को कहते हैं वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप जब करते हैं तो वो दो तरीके से होता है, वॉलंटरी एंड कंपल्सरी। एक, मैं अब नहीं काम कर सक रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि कंपनी को अब काम नहीं करना चाहिए, अब बंद करिए, तो ये हमने मिल के डिसाइड किया कि कंपनी को वाइंड अप कर दीजिए। दूसरा, हम नहीं चाह रहे थे लेकिन कंपनी ऐसा कुछ काम कर रही थी, इलीगल वर्क कर रही थी, या इन चीज़ों में इन्वॉल्व थी कि ऑर्डर आ गया कोर्ट का कि भाई आप कंपनी बंद करो, तो कंपल्सरी उसको बंद करा दिया गया, ठीक है। तो हाउएवर टू अवॉइड वाइंडिंग अप, कंपनी में अडॉप्ट मर्जर, अमलगमेशन, रिकंसिलिएशन, रीऑर्गेनाइजेशन। ये तरीके हैं कि कभी अगर आपकी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप वाइंड अप हो रहे हो, और वाइंड अप किस लिए हो रहे हो, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वाइंड अप होने की सिचुएशन आ रही है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप मर्ज हो सकते हो किसी के साथ, अमलगमेशन कर सकते हैं, अपनी कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो आप, या रीऑर्गेनाइज कर लो कंपनी को। तो अगर किसी पर्पस, किसी रीज़न की वजह से, ऐसा रीज़न जो सुधारा जा सकता है, आप वाइंड अप कर रहे हो, कंपनी को एंड कर रहे हो, तो उसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये सारे हमने क्या देखे फीचर्स, एक बार शॉर्ट लिस्ट करते हैं सारे फीचर्स को। तो कंपनी के फीचर्स में क्या है, कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ भाई लोग मिलेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन होगा कंपनीज एक्ट के अंदर, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू वाले हो, राइट। इसके अलावा सेपरेट लीगल एंटिटी है, हाँ कंपनी की अपनी अपनी पहचान है और कंपनी के ओनर्स की अलग पहचान है, दोनों एक नहीं है, दोनों के लिए अलग है। जिसके लिए सैलोमन वर्सेस सैलोमन का कोर्स केस और ली वर्सेस ली फार्मिंग कंपनी का केस हमने बात की, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी है, यस कंपनी के मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अलग अलग टाइप की है। और लेकिन कंपनी की लाइबिलिटी की जब बात करेंगे तो कंपनी की लाइबिलिटीज हमेशा और हमेशा अनलिमिटेड होती है। फिर इसके बाद सेपरेट प्रॉपर्टी की बात हमने करी, कंपनी और कंपनी की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, ओनर की प्रॉपर्टी अलग होती है, मतलब जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग है। मेंबर्स कभी भी कंपनी की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं बता सकते हैं, और कंपनी के जो शेयर्स, कंपनी के जो बिल्डिंग है, कंपनी की जो लैंड है, कंपनी की जो फर्नीचर है, उसका यूज़ करना चाहें तो फिर वो गलत हो जाती है मेंबर्स के लिए, क्योंकि वो सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टी और कंपनी के लिए ही यूज़ होगी, और कंपनी जिस पर्पस के लिए बिठाई गई है ना, जो पर्पस ऑब्जेक्टिव है, उसी के लिए वो इस्तेमाल होना चाहिए, राइट। तो कोई भी इंसान अपना क्या नहीं कर सकता है, कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस वगैरह या कोई चीज़ अपने नाम नहीं करा सकता है। इसमें हम ओरेको का और एश्योरेंस लिमिटेड कंपनी का हमने केस समझा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं परपेचुअल सक्सेशन। तो यस उसकी लाइफ लॉन्ग होती है, वो हमेशा चलती रहती है। कंपनी के मेंबर्स की डेथ से कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कंपनी के मेंबर्स की डेथ हो भी जाए तो उनके हायरर बन जाएंगे मेंबर, लेकिन इनकी वजह से कंपनी बंद हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पॉसिबल होता है, सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शंस इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, है ना। शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है सेक्शन 56 के अंदर।
कॉमन सील होती है, उनकी अपनी एक कॉमन सील होती है जिसमें कंपनी का नाम लिखा था। और अब कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के हिसाब से मे नॉट का भी सिचुएशन है, अगर आप नहीं कॉमन सील रखे हो तो 2 डायरेक्टर मिलकर साइन कर दे या 1 डायरेक्टर और CS कर दे साइन, राइट। सेपरेट मैनेजमेंट होता है, यस, कंपनी को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट को बिठाया जाता है जिसको हम डायरेक्टर्स कहते हैं। उसको इलेक्ट कौन करेगा, मेंबर इलेक्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिठाएंगे, वो कंपनी की वर्किंग को, उसके सारे बिजनेस को कंडक्ट कराती हैं। कैपेसिटी टू sue एंड बी स्यूड, उनके पास ये पावर हो जाती है, वो किसी पे केस कर सकती है और खुद पे केस उनके हो भी सकता है अगर वो गलत करेंगी तो। लिमिटेशन ऑफ एक्शंस, MOA उनकी लिमिटेशन ऑफ एक्शंस डिसाइड करता है, उनकी रूल्स बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब एंड ऑफ द कंपनी। हम एंड ऑफ द कंपनी कर सकते हैं बाय 2 मेथड्स, इधर बाय कंपल्सरी वाइंड अप और बाय वॉलंटरी वाइंड अप। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।